सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे इस खास कार्यक्रम में, जो कि भारत की जो आबादी है उसकी गणना, जनसंख्या, जनगणना होने वाली है। और इसमें सरकार ने बोला है कि हम जाति को भी शामिल करेंगे। ये 1931 के बाद है कि जाति को शामिल किया जा रहा है। इससे पहले निरंतर जातियों को शामिल किया गया है। इस पर मैंने भी दो कार्यक्रम बनाए हैं, हिंदी में और इंग्लिश में। आप वह भी जरूर देखिएगा। तो मैं निखिल सबलानिया आपका स्वागत करता हूं प्रोफेसर अमृतलाल रावल जी से, प्रोफेसर अमृतलाल रावल जी के साथ, कि उनसे हम इस विषय पे बात करेंगे। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और रावल जी, धन्यवाद। रावल जी सिर्फ प्रोफेसर नहीं, वह एक लेखक, एक प्रकाशक, एक जर्नलिस्ट, एक सामाजिक कार्यकर्ता और काफी वर्षों से समाज के लिए काम कर रहे हैं। तो सर, सबसे पहले मैं आपकी जो एक टिप्पणी जानना चाहूंगा कि जब आपको पता लगा कि ये जातिगत जनगणना हो रही है, तो आपको क्या लगा इसके बारे में? ऐसा है कि डॉक्टर अम्बेडकर ने जो किताब एक लिखी थी, किताब नहीं वो भाषण था, जो कि जात पात तोड़क मंडल के सामने उन्होंने देना था लाहौर में। तो जात पात तोड़क मंडल ने उनको बुलाया था भाषण देने के लिए, और फिर उन्होंने कहा कि आप अपना भाषण जो है ना हमें दे दीजिए ताकि हम छपवा लें। तो वो छपवाने के बहाने गई हैं, जो भी गई है, उन्होंने भाषण ले लिया और फिर उन्होंने सुझाव दिया कि इसमें आप थोड़ी सी ये चेंजेस कर दीजिए। तो डॉक्टर अम्बेडकर ने मना कर दिया कि जहाँ फुल स्टॉप है वहाँ फुल स्टॉप रहेगा, जहाँ कॉमा है वहाँ कॉमा रहेगा। तो उन्होंने मना कर दिया। तो वो फिर जो जात पात तोड़क मंडल का जो एनुअल सेशन था वो कैंसिल कर दिया या पोस्टपोन कर दिया। तो उसका उसको फिर डॉक्टर अम्बेडकर ने खुद छपवाया है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के नाम से। उस काफी बड़े मतलब भाषण को, वो सबसे ज्यादा पॉपुलर किताब है डॉक्टर अम्बेडकर की। और मैंने खुद उस किताब की 3 एडिशन जो है ना छापे हैं, क्योंकि उसमें उन्होंने यही कहा है कि जो कास्ट है उसको एनिलेट, मतलब कास्ट एक नोशन है और उसको मतलब एनिलेट उसके कर देना चाहिए, उसको नहीं मतलब करना चाहिए, लागू नहीं करना चाहिए। तो अब ये जो कांग्रेस और दूसरी जो पार्टियां हैं जो इस कास्ट सेंसस के लिए जिद कर रही हैं, बार बार कह रही हैं, ये इसीलिए कह रही हैं ताकि जो जो मतलब सो कॉल्ड अपर कास्ट जिनको कहा जाता है, तो उनका नंबर जो है कम हो नजर आएगा, और जो सो कॉल्ड अदर कास्ट है उनको उनको ज्यादा नजर आएगा। तो इसलिए ये एक भेदभाव ज्यादा पैदा करेगा लोगों में। तो ये पता नहीं क्यों इन्होंने जिद कर लिया। अब ये मुझे लगता है केवल इलेक्शन को जीतने के लिए या इलेक्शन पर प्रभाव डालने के लिए उन्होंने किया है, लेकिन अब 100 साल हो गए हैं उस बात को जब डॉक्टर अम्बेडकर ने वो किताब लिखी थी, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। और उसके बाद और भी कई बार उन्होंने कास्ट के ऊपर लिखा है। तो हमें जो है मतलब बजाय यूनिटी पैदा करने के, ये एक किस्म के से डिसयूनिटी पैदा करने की, एक वैमनस्य पैदा करने की कोशिश है। ये मतलब इनको जो है ना एक वैमनस्य पैदा करके फिर वही झगड़े वगैरह ये करेंगे। तो मेरा ये ख्याल है कि ये कास्ट सेंसस नहीं होना चाहिए। जी सर, आपने जैसे कि बात कही, मैं यहाँ पे थोड़ी सी और बात दर्शकों की जानकारी के लिए जोड़ना चाहता हूँ। जैसे सर ने कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर जी का जो भाषण था एनाइलेशन कास्ट, उसको 2026 में अब 90 वर्ष पूरे हो जाएंगे। और जैसे सर ने कहा है कि बाबा साहेब जी ने एक कोमा भी बदलने के लिए मना किया, लेकिन वो बात की बात थी। उससे पहले वो भाषण उनके पास जा चुका था। सर, आपको शायद आपने उसको पढ़ा होगा, उनका जो उन्होंने उसमें जो लिखा है उसके अंदर, वो भाषण उनको जा चुका था। पंजाब वालों ने पढ़ लिया था। अब वो पढ़ने के बाद, स्वीकृत करने के बाद, फिर बाद में जब वो कह रहे थे इसमें और बदलाव करो, तब डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा भाई मैंने तुमको दिया, टाइम दिया पढ़ने का, तुमने पढ़ लिया, लास्ट मोमेंट पे तुम कह रहे हो तो अब हाँ, कुछ भी नहीं बदलूंगा।
अच्छा सर, इसके हाँ अंदर लेकिन जो ये जो जातिगत जनगणना, आपको लगता है जो अब इस समय टाइमिंग है जब देश के ऊपर आक्रमण हुआ है और देश कहीं ना कहीं जंग की तैयारी भी कर रहा है पाकिस्तान के विरुद्ध, हमारे यहाँ पर वैसे ही हिंदू मुस्लिम जो एकता है ना उसके ऊपर भी प्रहार लगातार चल रहे हैं। और पाकिस्तान का तो ये पैटर्न ही था कि वो हिंदू मुस्लिम विभाजन करे, इसलिए धर्म पूछ पूछ के उन्होंने कत्लेआम मचाया है आतंकवादियों ने। अब हाँ ऐसी जी। सरकार अगर ये हाँ जाति जी। का मुद्दा लाती है तो एक तरफ तो हमें एक होना है पूरे देश को पाकिस्तान के विरुद्ध। अब हिंदू मुस्लिम विभाजन पहले से है, तो अब ये जो हिंदुओं के बीच में विभाजन है, ये और विभाजन नहीं बढ़ेगा इससे? हाँ, विभाजन तो बढ़ेगा। मेरा तो ये ख्याल है, चाहे पाकिस्तान का खतरा हो या ना हो, वैसे भी जो है ना, कास्ट शुड बी नहीं, लेकिन ये जो टाइमिंग है फॉरगॉटन। ये सरकार की, ये टाइमिंग सही है क्या? टाइमिंग, अब बात यह है, वो जो ऑपोजिशन वाले हैं वो बार बार कह रहे हैं, तो फिर करना तो पड़ेगा ही ना। जब काफी वो जोर दे रहे हैं नहीं, सरकार के ऊपर, तो एक अपोजिशन में डेमोक्रेटिक सरकार को तो अपोजिशन में करना ही तो पड़ेगा। अपोजिशन में अगर हम कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी ने तो हाल ही में बोलना शुरू किया है। अगर मैं हाँ पंद्रह जी। सोलह साल से जुड़ा हुआ हूँ, अगर इस मुद्दे को जो उठा रहे थे पहले, वो तो जितने भी जैसे वामन मेश्राम हो गए, जो SC ST OBC के नेता थे वो उठा रहे थे। अब उन्होंने तो बोलना बंद कर दिया क्योंकि नौकरियां तो बची नहीं। हाँ जी। उन्होंने तो बोलना बंद कर दिया, नौकरी बची, शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन हो गया, कोई शिक्षा में भी इतना कुछ नहीं है, वजीफे बंद हो गए। तो अब आपको नहीं लगता कि ये जो है ना कहीं जो OBC वोट है उनको साधने की कोशिश है? क्योंकि जैसे फूले मूवी आई, OBC के जो महानायक है, ये इनका प्रोजेक्ट था, उसको लेकर आए और ये पहले से इनकी प्लानिंग थी कि भाई अब हम उसके बाद जातिगत जनगणना का शगुफा छेड़ेंगे और फिर अगला स्टेप होगा, हम OBC को कहेंगे कि देखो जी आपकी बढ़ गई। अब OBC को भी हम, अब ये अगला स्टेप होगा कि जब जनगणना हो जाएगी तो OBC को भी कह देंगे कि भाई अब आपको भी सरकारी नौकरियों में हमने और ज्यादा आरक्षण दे रहे हैं। और हो सकता है कि वैसे पार्लियामेंट में तो इतना आसान नहीं होगा, लेकिन नौकरियां तो सर है ही नहीं। तो जब नौकरियां नौकरियां, तो है। अब यूपीएससी जो है, यूपी में, उत्तर प्रदेश में, आज ही मैंने एक एडवर्टीजमेंट देखी है उसकी, इंटरनेट के ऊपर। मतलब उसने, यूपी सरकार ने एप्लीकेशन मंगवाई हैं लोगों से, जो भी करना चाहते हैं नौकरी यूपी की। तो नौकरियां तो निकलती रहती है, मैंने देखा है। और ये बिना नौकरी, सरकारी नौकरी के सरकार चल ही नहीं सकती। 1956 में जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, नहीं सर उसके नौकरियां पास हैं, लोग नहीं थे काम नहीं करने जितनी के। लेकिन पॉपुलेशन हैं? है उसके, जितनी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से थोड़ी ना नौकरियां हैं। अभी हमने राजस्थान में देखा, हाँ। चंद नौकरियां थी चपरासी की, PhD तक करे हुए जो है ना उसमें अप्लाई कर रहे हैं और लाखों लोग उसमें अप्लाई कर दिए। नौकरियां हैं, लेकिन जनसंख्या के हिसाब से थोड़ी ना उतनी दे पाएंगे आप। हाँ, वो बात ठीक है आपकी कि पीएचडी वाले भी जो है ना आ जाते हैं नौकरी, मतलब अप्लाई कर देते हैं पीएन की नौकरी। और ये तो काफी सालों से चल रहा है। अब बात यह है कि पीएचडी की क्वालिटी भी तो देखी जानी चाहिए ना। मुझे, मेरे गाइड ने मुझे कहा कि आप 4,000 दे दो, मैं आपको डिग्री दिलवा दूंगा पीएचडी की, मेरिट लिस्ट में। मैंने कहा जी मैं डिग्री खरीदूंगा नहीं। नहीं लेकिन, मैंने सब कुछ लिख लिया है, नहीं सर लिख लिया लेकिन था। ये तो नौकरियों में भी चलता है। इतनी सारी नौकरियां रद्द हुई भ्रष्टाचार की वजह से। अखिलेश जी की नौकरियां रद्द हुई जो उन्होंने डाली, शायद उन्होंने मायावती जी के टाइम की नौकरियां रद्द करी। तो ये तो जो है ना, जो आप भ्रष्टाचार पैसे दे की बात कर रहे हैं, शिक्षा की डिग्री मिल जाती है, तो ये तो पैसे देकर फिर एग्जाम भी पास हो जाते हैं, पैसे देकर इंटरव्यू भी क्लियर हो जाते हैं, और पैसे देकर जो है हाँ, तो ना वो उनकी नौकरी भी लग कोई जाती है। क्वालिटी तो नहीं ना रही। नहीं, अच्छा उसकी सर, क्वालिटी की मतलब डिग्री। इसमें जो जहाँ आप क्वालिटी की बात कर रहे हैं, अभी मेरे को एक न्यूज पता लगी कि जो EWS सेक्शन है जिसमें ज्यादातर सो कॉल्ड अपर कास्ट हिंदू आ रहा है, उसका जो कट ऑफ है वो शेड्यूल ट्राइब से भी नीचे आ रहा है, जबकि शेड्यूल ट्राइब इकोनॉमिकली देश में सबसे बैकवर्ड है। तो EWS का तो, अगर EWS मेरिटोरियस बेस पे है कि चलो गरीब वर्ग के, अपर कास्ट के, गरीब वर्ग के मेरिटोरियस, लेकिन उन मेरिटोरियस का जब नीचे आ रहा है तो इसमें तो कुछ वो है नहीं। अच्छा, दूसरी बात ये मैं अक्सर ये कहता हूँ, भाई ये जो नौकरियां देते हैं, देखिए ये नौकरियां तो एक संस्थागत रूप से होती है, संस्था का जो काम है वो करना है।
लिमिटेड काम होता है। कोई भी आप भी खुद प्रोफेसर है, आपको कोई 30 या 40 साल की नौकरी में हर साल तो नया सिलेबस पढ़ाने को नहीं मिलता होगा। आज 40-40 साल से एक ही सिलेबस चल रहा है। तो इसमें कोई एल्बर्ट आइंस्टाइन वाला काम तो ये लोग कर नहीं रहे, चाहे आईएएस लेवल पे भी जा रहे हैं। काम तो वही कर रहे हैं जो संस्था बता रही है, उसमें कोई इनको कोई बहुत हाई फाई चीज चाहिए नहीं होती। लेकिन बात यह है कि नहीं, आप ऐसा ये है देखिए, कि एक तो प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, नौकरियां कम, और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर कंप्यूटर का कंप्यूटरीकृत हो गया। मेरा पूछना आपसे यह है कि सरकार अगर कल को जनगणना कराने के बाद ओबीसी को मान लीजिए दे भी देगी, तो कितना दे पाएगी? इससे तो बल्कि ओबीसी को फिर टूल नहीं बनाया जा रहा राजनीति का। नहीं, ऐसा है कि अब जो सरकारी दफ्तरों में जो लोग चाहिए वो तो एम्प्लॉय करने ही पड़ेंगे ना, चाहे वो किसी भी कास्ट के हों। क्योंकि 1956 में, आपको याद होगा, 1956 में सरकार ने 10वीं पास लोगों को, जो मैट्रिक जिन्होंने किया हुआ था या एफए जिन्होंने किया हुआ था, एफए का मतलब है फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, जिन्होंने 10वीं पास किया हुआ था, उनको कहा भी आप एग्जाम दो, और अगर आप पास हो गए तो आपको अफसर लगा दिया जाए। सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में कई लोग जो थे वो लग गए थे। तो इसलिए उस समय कम थी नहीं, उस समय तो एजुकेशन सर लोगों ये भी में, है तो ना, अब। वो तो सर, वो तो जो है ना, पहली चुनी हुई सरकार थी। नेहरू जी को वोट भी कम मिले थे। नेहरू जी को पहली चुनी हुई सरकार में आई थिंक 48% तो कुल वोटिंग हुई थी। दूसरा कि देश हम्म, को चलाना था, ब्रिटिश सिस्टम जा चुका था। तो वो तो इनको नौकरी देना तो इनकी मजबूरी थी ना उस समय, इन्होंने, और वो हाँ, टाइम नहीं था। मजबूरी। तब कंप्यूटर भी नहीं था, तब कोई एआई नहीं था। देश का पूरा विकास करना इनके हाथ में था, पूरा काम करने, तो वो तो इनको हाँ, करने ही बिल्कुल। पड़ते। पर आज जो समय है, आप देखिए आईटी सेक्टर में इंडिया से लेके अमेरिका तक, अब तो चाइना में भी सारी नौकरियां जा रही है। चाइना, क्योंकि जब से टैरिफ शुरू हुआ है, चाइना की फैक्ट्रियों पे बंद होनी शुरू हो रही है, वो इंडिया की तरफ रुख ले रही है। अब अगर नौकरियां मिलेंगी भी तो प्राइवेट सेक्टर में मिलेगी ना, गवर्नमेंट सेक्टर में तो होगी नहीं। तो ये जनगणना करके कर क्या क्या फर्क, क्या देखिए जनगणना करके क्या फर्क पड़ा, क्योंकि जनगणना जो अंग्रेजों ने कराई थी, तो अंग्रेजों का एक मकसद था कि भारत को इंडस्ट्रियलाइज बनाना। इंडस्ट्रियलाइज बनाने का मतलब है कि उनके परंपरागत काम से हटाना। अब जब वो हटते तो कहाँ जाएंगे? दूसरा ये कि इंडस्ट्री में लेबर कहाँ से आएगी और उसका कंज्यूमर कौन बनेगा? अगर ये परंपरिक परंपरागत काम पे चल रहे थे तो खुद ही ये निर्माता थे, खुद ही ये उपभोक्ता कर रहे थे, तो इनकी वस्तुओं का उत्पादन और उनकी खपत ये खुद कर रहे थे। उस पूरी व्यवस्था से हटा के अंग्रेजों को इनको अलग व्यवस्था में लाना था। अब वो व्यवस्था इतनी चरम पे पहुंच गई है, और उसके साथ साथ आबादी भी चरम पे पहुंच गई है। सरकार ने कुछ भी उत्पादन अपने हाथ में रखा नहीं है, मतलब ऑलमोस्ट हर उत्पादन जो है वो निजी क्षेत्र में चला गया। 10 से 12 हजार रुपए की नौकरी, 15-16 हजार, ज्यादा से ज्यादा ये है सैलरी। तो वही मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जब मतलब है ही पब्लिक। नहीं नौकरियां तो ये, अभी तो जनगणना, अच्छा, जनगणना क्या, इनके पास हिसाब नहीं होगा जनगणना का? आप ये देखिए कि आज हर बच्चा जब पैदा हो रहा है कई सालों से, वो कंप्यूटर से उसकी एंट्री हो रही है, धर्म भी उसका तय हो रहा है, जाति जब बड़ा हाँ होता है जी। जातिगत प्रमाण पत्र भी बन रहे हैं सबके। तो सारे आंकड़े ये एआई से, तो 1 मिनट में इनके, 5-10 मिनट में इनके आंकड़े इनके आंखों के सामने हैं। फिर इनको ये नौटंकी करने की क्या जरूरत है? ना तो उससे कोई बदलाव कर सकते हैं, ना ये करने की जरूरत है। तो ये तो फिर से बेवकूफ हम्म। बनाने की बात नहीं होगी इलेक्शन के लिए, जीतने के लिए। वो एक्चुअली जब दबाव पड़ेगा सरकार के ऊपर, तो सरकार को फिर एक्शन तो लेना ही पड़ेगा ना। अब ये दबाव डाल रहे हैं जो भी ऑपोजिशन पार्टीज वाले, तो उनको जवाब देने के लिए नहीं, करना ही कांग्रेस तो पड़ेगा कह रही एक। है दबाव, तो कांग्रेस ये भी कह रही है आप गद्दी छोड़ दो। गद्दी क्यों नहीं छोड़ रहे हैं? ऐसा जी के कांग्रेस का तो सर दबाव, जो कांग्रेस का दबाव कैसे होगा जब उन्होंने उससे पहले इतने सारे जो नेता कहते रहे, पुराने टाइम से चल रहा है ये, पुराने टाइम से तो इन्होंने किया नहीं। अब जब वो एकदम बेकार हो गई है चीज, तो उसको कर रहे हैं, तो दबाव नहीं है सर, दबाव आपको लगता है फिर ये दबाव होगा इस स्थिति में? ऐसा जी, बुनियादी संघर्ष नाम का एक मैगजीन निकलता था जो चौधरी ब्रह्म प्रकाश जी छापते थे। टॉलस्टॉय मार्ग से छापते थे। टॉलस्टॉय भवन में उसका ऑफिस था, फर्स्ट फ्लोर पे, और मैं वहां जाता था। और मैंने 2-3 बार गया, आर्टिकल्स वगैरह भी लिखे उसमें। उसमें एक आर्टिकल आया कि जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है उनको मतलब
इकोनॉमिक जो वीकर सेक्शन है उनको उनकी इकोनॉमी के बेसिस पर दी जानी चाहिए, और धर्म के आधार पर नहीं होनी चाहिए आरक्षण। तो मैंने उसमें लिखा आर्टिकल में कि क्योंकि उन लोगों को जो है धर्म की वजह से जो है ना उनके साथ उत्पीड़न हुआ है, तो धर्म के ऊपर ही बेस्ड होना चाहिए जो ये जो नौकरियों का है, मतलब जो रिजर्वेशन का है। तो वो फिर मतलब जाति के वो आधार छाप पर, दिया जाति उन्होंने, के आधार लेकिन पर कह रहे होंगे आप। हाँ जाति के आधार। जाति के आधार पे ना, हाँ। हाँ तो क्यों, जाति हिंदू के धर्म में आधार पर, जाति के क्योंकि आधार पर। जाति, हाँ हाँ, तो जाति के आधार पर ही होना चाहिए, क्योंकि जाति की वजह से ही उनको पीछे जो है ना रह गए या रख दिया गया। तो वो अपने हिसाब से उन्होंने उसको छापा मेरे आर्टिकल को, तो फिर उसके बाद मैं गया नहीं। तो ऐसा है कि जो जातिगत जो सर्टिफिकेट है वो तो पैसे देके मिल जाता है, उस समय भी मिल जाता था जब मैंने वो आर्टिकल लिखा था। और कास्ट सर्टिफिकेट भी मिल जाता है और इनकम सर्टिफिकेट भी मिल जाता है। मैंने कहा इनकम सर्टिफिकेट तो पैसे देके मिल जाता है, कई स्टूडेंट जो थे वो लाते थे अपना कास्ट सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट। यूजीसी से एक फरमान आया था, ऑर्डर आया था कि मेरे नाम को आया था कि आप जो है ना इसको डिस्ट्रीब्यूट कीजिए पैसे को बच्चों में। और वो पैसा जो था वो एस सी, ओबीसी, एस सी ओबीसी को दिया जा रहा था। तो मैंने उसको ऑर्डर एक नोटिस निकाल दिया, बच्चों ने अप्लाई किया, मैंने दे दिया सब। तो इस तरह से अगर आदमी करने वाला जो है मतलब ईमानदार हो तो कोई झगड़ा नहीं होता। लेकिन चलिए, फिर मैंने सुना मैं कि थोड़ा सा, पहले तो अभी मुझसे आप पहले, अभी आप एक सेकंड, जी जी जी। मुझसे पहले जो है ना वो सारा पैसा जो था, जो लाखों रुपया था, वो एक या दो लोगों को दे दिया जाता था। और मुझे शक है कि वो पैसा जो है वो नक्सलाइट्स के पास पहुंचता था। एक या दो आदमी को दे दो बच्चों को, और वो भाई सब के सब जो है, जो एस सी एस टी ओबीसी है, उनको दो पैसा जो भी है। तो मैंने इस तरह से तो वो जो काफी जो है ना एक मेरा विरोध हुआ था। जो नक्सलाइट जो थे टीचर, उन्होंने कहा जी क्या ये सब सबको दे रहे हैं। मैंने कहा जी क्यों ना दे सबको, जिनका हक है, जिनकी कास्ट की वजह से उनको देना चाहिए तो देना ही चाहिए। वाई डू यू अपोज इट? तो मैंने उनको फिर जो है ना उनकी सुनी नहीं। मैंने कहा जो रूल बुक में लिखा है मैं उसी तरह से चलूंगा। अब बात यह है कि रूल बुक में जो है उसके हिसाब से ही चलना चाहिए। और मेरे हिसाब से जो माननीय काशीराम जी कहते थे कि जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, मैं हिस्सेदारी की बजाय जिम्मेदारी कहता हूँ। जितनी इसकी संख्या भारी उतनी उसकी जिम्मेदारी। जिम्मेदारी देश के प्रति, समाज के प्रति, सरकार के प्रति वो होनी चाहिए। तो जो है जिम्मेदारी का शब्द अगर जोड़ दिया जाए तो ज्यादा अच्छा है। जी। अच्छा, जितनी जिसकी संख्या कास्ट भारी उतनी उसकी सर्टिफिकेट तो जिम्मेदारी। वैसे अभी भी डुप्लीकेट बन जाते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज आपसे और हाँ पूछना बन चाहूंगा। जाते। जो आज अपोजिशन है, ये अपोजिशन पहले भी था 90 के दशक में। कांग्रेस पार्टी की बात करें, मेरी मदर खुद मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में थी, मेरी मदर की फ्रेंड थी। तो उन्होंने जो है ना, उनकी अपॉइंटमेंट हुई एससी सेक्शन में, जो कि बैंकों के अंदर शेड्यूल कास्ट की अपॉइंटमेंट देखते थे। वो खुद शेड्यूल कास्ट वर्क से नहीं आती थी, क्योंकि मदर की फ्रेंड थी। तो वो सेक्शन ऑफिसर लगी उस सेक्शन में, और उन्होंने बताया मदर को कि भाई ये जो बैंक वाले क्या कर रहे हैं, जितने भी शेड्यूल कास्ट की नौकरियां होती है ना, ये उनको दे ही नहीं रहे, और ये अपने बंदों को दे रहे हैं, जिसे हम अब आजकल कहते हैं नॉट फाउंड सुटेबल। अच्छा, एक तो ये हाँ बात हो गई। दूसरी बात ये हो गई, मैंने खुद गए कई बार गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई किया, लेकिन मैंने देखा जो भी इंटरव्यू बेस्ड जॉब निकलती है, असल में वो निकलती बाद में। पहले से सेटिंग हुई हो गई होती है कि किसको देनी है। वो सिर्फ खाना पूर्ति के लिए इंटरव्यू करते हैं। तो जैसे आपने कहा ना, नौकरियां निकल रही हैं, हाँ नौकरियां निकलती हैं, लेकिन वो देते अपने बंदे को ही हैं। उनकी सेटिंग होती है उसके अंदर, नौकरियों के अंदर।
फिर भी कोशिश और तो जो करनी नौकरियां चाहिए। निकल भी रही है, एक सेकंड सर, एक सेकंड, जो नौकरियां निकल भी रही है, सबसे बड़ा मुद्दा आज की डेट में कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड नौकरी। सरकारी नौकरियों के अंदर ही अगर एक सेक्शन के अंदर आधी से ज्यादा तो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड चल रहा है। गवर्नमेंट सिर्फ सुपरविजन कर रही है, सुपरविजन के नीचे पूरा एग्जीक्यूशन का काम सारा कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड चल रहा है। मतलब आपको कोई पक्का नहीं है कब तक नौकरी रहेगी कब तक नहीं रहेगी, आप आधी से भी कम सैलरी पे काम कर रहे होते हो, जिसमें कई बार ठेकेदार होते हैं उनको अलग कमीशन दे रहे होते हो। तो इन सब चीजों हाँ, को ये आपकी नजर बात रखते ठीक हुए, है। कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड तो होना ही नहीं चाहिए सरकारी नौकरी में। कॉन्ट्रैक्टर का क्या मतलब है? कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड तो होना ही नहीं चाहिए। सरकारी नौकरी का अभी तो मतलब जो आप देखे प्रॉपर ना सरकारी अग्निवीर नौकरी है। 3 साल की कर दी है इन्होंने, 3 साल बाद हाँ, 25% उसका मैंने बढ़ाएंगे, पता ही नहीं होगा उसका कि भाई मैंने विरोध आगे। किया था। उसका मैंने विरोध किया था कि जो अग्निवीर है इसको, ये तो सेना को कमजोर कर रही है। क्योंकि आप 25% रखेंगे और फिर बाकियों को नहीं रखेंगे तो ये तो उनके साथ अन्याय है। 4 साल की नौकरी के लिए कौन तो आएगा? पच्चीस और परसेंट भी सरकार जो सेना के जो कोई सेना के कोई अधिकारी है उनकी रिकम वो अड़ गए तब जाके 25% रखा है, ये तो 10% रखने वाले थे। और वो जो अधिकारी है जिन्होंने किताब लिखी, जिस किताब में जिक्र किया, वो किताब ही छपने नहीं दी है अभी तक सरकार ने। अच्छा, तो ऐसा है नहीं कि मैंने तो विरोध किया है, अभी भी किया है कुछ दिन पहले इसी सोशल मीडिया पर ही, कि अब जैसे मान लीजिए युद्ध हो रहा है यूक्रेन का और रूस का। यूक्रेन के खिलाफ जो है रूस के पास जो सिपाही हैं वो नॉर्थ कोरिया के। अब इतना बड़ा देश, उसके पास अपने सोल्जर्स नहीं है, और कल को अगर हमारी चीन के साथ भी हो जाती है तो फिर हमारे सोल्जर्स कम पड़ जाएंगे। नॉर्थ तो कोरिया से इसलिए नॉर्थ कोरिया से भी आ रहे हैं, चीन चीन से भी आ रहे हैं और नेपाल से भी जा रहे हैं वहां। अच्छा, नेपाल से तो वो पुराने उनके वो हैं जो लोग, वो ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश आर्मी में ब्रिगेड है उनकी, जो गोरखा ब्रिगेड है, तो अच्छा, अ, अभी एक बात पता चली है बड़ी इंटरेस्टिंग, मैं देख रहा था कि जो भारत में गोरखा आते थे ना, अब वो जाके चीन की सेना में अग्निवीर आने के बाद चीन में भर्ती हो रहे हैं, ऐसा एक मैंने न्यूज देखा। हाँ, होगा जरूर। क्योंकि भारत के जो नक्सलवादी है वो नेपाल में और भूटान में बहुत एक्टिव है, और वो चीन की तरफ नेपाल को नहीं और नहीं, भूटान को वो धकेल इसलिए नहीं रहे हैं। जा रहे क्योंकि अग्निवीर की वजह से नहीं जा रहे वो सेना में, ये हाँ, वही बात है ना भाई। 4 साल तो बहुत कम है। 4 साल में तो ट्रेनिंग पूरी होती है एक 3 साल, किस्म से। 3 साल है सर। तो इसलिए उनको मतलब जितना पहले होता था, 30 साल 35 साल की जो नौकरी होती थी वो बरकरार रखनी चाहिए, तभी भारतीय सेना जो है वो मजबूत हो पाएगी। अब ये एक जनरल बख्शी है, वो बार बार ये कहते हैं कि आप तो भारतीय सेना का कत्ल कर रहे हैं। हर साल 60,000 फौजियों का की भर्ती होती है, लेकिन उसमें से अगर कोरोना काल की वजह से 3 साल नहीं हुई और फिर उसके बाद अग्निवीर आ गया, तो इसको तो भारतीय सेना को कमजोर कर दी। तो इसलिए इसको निरस्त किया जाना चाहिए, और फौज में जो भर्तियां हैं और वो आपको नहीं पूरी होनी लगता कि ये चाहिए जो जितनी। कॉन्सेप्ट जो आया है इंडिया में, ये अमेरिका का जो एक कॉन्सेप्ट होता है प्राइवेट का, प्राइवेट वो सोल्जर होता है जिसको गवर्नमेंट अमेरिका की कुछ दिन के लिए रखती है, वो निकाल देती है। तो जैसे कहीं ना कहीं मोदी जी के बारे में ये कहा जा रहा है कि नोटबंदी लेकर आए उससे पहले वो अमेरिका में एक मीटिंग कर कर आया था कि डिजिटल ट्रांजैक्शन बढ़ाएंगे, तो उन्होंने नोटबंदी करी। कहीं ना कहीं इसमें भी अमेरिका का हस्तक्षेप हस्तक्षेप तो नहीं है कि अमेरिका के ये इशारों मैं पर कह सब नहीं कुछ हो रहा सकता है। ये मैं कह नहीं सकता कि अमेरिका का हस्तक्षेप है या नहीं है, लेकिन ये अपने भी जो है ना, अपने जो हितों को सर्वोपरि रख के ये पूरी जो 60,000 की भर्ती हर साल जो होती थी उसको किया जाना चाहिए। अब अब जो जैसे युद्ध के जो सर, बादल इसी हैं वो इन सब अ, परिदृश्यों के बीच में आपको लगता है कि ये ओबीसी को कुछ दे पाएंगे? नहीं, ओबीसी को तो मतलब ऐसा है, क्यों नहीं देंगे? ओबीसी सर, को मैंने आपको क्यों नहीं बताया कि देंगे ये? कांग्रेस के समय से ही जब शेड्यूल कास्ट जिनका रिजर्वेशन पहले से था उनको ही नहीं मिल रहा, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, सैनिकों तक को गवर्नमेंट हटा रही है,
तो ये जनगणना करके देगी क्या? बदलाव क्या हाँ, लाएगी? बात यह है सिर्फ कि इन्हीं की इनको सीटें ये पक्की होंगी ना। आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तो मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ, क्योंकि ये इंसान को मतलब बेकार बना देगी। पहले जब कैलकुलेटर आया था तो कैलकुलेटर जो नहीं खरीदता था उसको बैकवर्ड कहा जाता था। मैंने जो है ना एक कैलकुलेटर खरीदने से मना कर दिया, तो जो बेचने आया था उसने ये कहा था कि वी आर गोइंग बैकवर्ड। ये उसके शब्द मुझे अभी भी याद है। भाई मैं कैलकुलेटर नहीं लेता। अब कैलकुलेटर फोन पे आ जाता है, टेली मतलब मोबाइल फोन पे। तो अब हम बिना कैलकुलेटर के छोटी सी जो जोड़ है वो भी नहीं कर पाते। मतलब हमारी जो कैलकुलेशन करने की जो ताकत थी वो खत्म हो गई। उसी तरह से अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आएगा तो हम तो बिल्कुल निपंग हो जाएंगे। बिल्कुल। मतलब जब बिल्कुल भी सोचने की भी ताकत नहीं रहेगी। आपने जो कही मुझे भी याद आई, जब हम कॉलेज में थे, नए नए मोबाइल फोन आए थे, तो हमारी एक फ्रेंड थी, वो प्लस और छोटे छोटी प्लस भी जो है ना, 100 प्लस, 200 प्लस, 300, वो मोबाइल पे किया करती, तो हम सब हंसते थे। और आज सब जो है ना वो हाँ, उसके ऊपर ही चल रहे हैं। अब सर जबकि हमने सुना है कि एक बात जो करते हैं। पहाड़े पहले पढ़ते थे, जो पहाड़े पढ़ते थे, ढाई ढाई का पहाड़ा, तीन का, 3.5 का पहाड़ा, पौने 2 का पहाड़ा, ये सब पढ़ते थे और हमने वो पढ़े हुए थे और याद है हमें अभी भी। तो उससे आदमी की अपनी इंटेलिजेंस जो है वो होनी चाहिए, ना कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अच्छा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तो आदमी अ, निपंग हो जाएगा बिल्कुल। जी। लेकिन खैर सर, ये तो होगा, हो जाएगा, लेकिन बात यह है कि ये तो इंडस्ट्री का चेंज है जो होता है, और ये तो होके ही रहेगा। अच्छा, अगर हम ओबीसी की बात करें, इसमें कई जातियां हैं। जैसे जाट, जाट तो रूलिंग क्लास रही है। यादव, यादव बेशक ओबीसी है। शूद्र चाहे ब्राह्मण, तो देखिए हर एक को शूद्र बोलते हैं। ब्राह्मण तो कहते हैं एक तो ब्राह्मण है और बाकी सब शूद्र है। उनके हिसाब से तो कोई क्षत्रिय है ही नहीं। लेकिन कृष्ण के वंशज रहे। उसके अलावा दूध के ऊपर बिजनेस रहा, खेती बाड़ी के अंदर रही। सुनार एक जाति है। अब आप बताइए, सुनार जो होता है, क्या वो बैकवर्ड होता है? जिसका सोने के बिजनेस के ऊपर कंट्रोल है, वो बैकवर्ड है? जिसका दूध के बिजनेस पे कंट्रोल है। अगर हम मोदी जी की जाति ले, तेली, तेली मतलब एडिबल ऑयल पे पूरा कंट्रोल जिसका, जे मतलब एक हाँ, कास्ट, थोड़ा सा जो परिवार से जुड़ी हुई है, उनका पूरे ऑयल पे पूरा इंडस्ट्री पे। अब आप इनको किस बेसिस पे बैकवर्ड कह रहे हैं? एजुकेशन तो ये ले लेने शुरू कर दिए थे, इनमें किस बात की बैकवर्डनेस है? हाँ। मैं ये नहीं कह रहा सारी बात बैकवर्डनेस यह है कि है। आपने खादी आश्रम ने एक बार एक एडवर्टीजमेंट निकाली थी कि आप जो है ना अगर ऑयल मिल लगाना चाहते हैं तो आपको जमीन दी जाएगी, ये दिया जाएगा, वो दिया जाएगा। तो मैं खादी आश्रम प्लॉट बेस में दफ्तर है उसका, वहां मैं चला गया। तो मैंने कहा जी वो फॉर्म दे दीजिए ऑयल मिल्स के लिए जो आया है, एडवर्टीजमेंट आई है। तो मुझे छूटते ही उसने कहा आप तेली बनेंगे, ये उसके वर्ड्स हैं। तो उसने मुझे फॉर्म ही नहीं दिया, तो मैं चला आया। मतलब हो सकता है कि उस आदमी को जो है ना, उस आदमी को सिखाया गया हो में नहीं देना किसी को। क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन भी तो बहुत है ना, डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा है। अगर मैं मान लीजिए वो प्लॉट लेके और ऑयल मिल बना भी लेता तो किसी को क्या फर्क पड़ता, किसी को क्या नुकसान होता। मैं तो सरकार की जो योजना थी उसके तहत गया था। उस समय ये भी तो मैं होता है ना कि अनएम्प्लॉयड था। वो मना कर देते हैं कि भाई किसी और को मत देना, जो अंदर बैठे होते हैं लोग। हाँ, एग्जैक्टली, बिल्कुल, ये बात ठीक है आपकी। अब जहाँ ये जो तक कास्ट सिस्टम जो है। कास्ट सिस्टम, तो सर ऐसा हाँ है जी। ना कि यहाँ तो ये है कि ब्राह्मण और क्षत्रिय, क्षत्रिय और वैश्य है, उनके अंदर भी आपसी जाति की प्रतिस्पर्धा है। अनुसूचित जातियों की जातियां, हाँ जैसे है। देख रहे हैं आजकल वाल्मीकि और जाटा, उनमें प्रतिस्पर्धा हो रही है। खटिकों की अलग प्रतिस्पर्धा होती है, जैसे ओबीसी में अलग, शाक्य, मौर्य, तेली, जितनी भी जातियां, ये तो आपस में पागलों की तरह जाति, जो इनकी आपस में संघर्ष और एक दूसरे के ऊपर रखना, यही तो इनको सिखाया है ना हजारों सालों से। ये तो खत्म नहीं हो पाएगा ना, हाँ, कि हम तो ऊपर है मेरा तुम ख्याल है नीचे हो। कि कास्ट जो सेंसस है, कास्ट जो जनगणना है कास्ट बेस्ड, वो नहीं होनी चाहिए। मैं मेरा विश्वास है। बाकी जो भी सरकार तय करेगी वो सरकार की मर्जी है। मैं तो एक छोटा सा आदमी हूँ बाकी।
जो भी सरकार तय करेगी वही होगा। अच्छा, एक थोड़ा सा मैं अलग से क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा। अभी केरल के अंदर एक पोर्ट बनाया है। तो वो पोर्ट में अभी फिलहाल जो खर्चा आया है वो 7,500 के आसपास आया है। जिसमें से 5,000, 7,500 करोड़ के आसपास आया है, जिसमें से 5,000 करोड़ तो केरल की सरकार ने दिया है, और 2,500 करोड़ जो है ना वो अदानी समूह ने दिया है। तो मुझे ये बात समझ नहीं आई, इस पे आपकी क्या राय है कि अगर 2,500 करोड़ रुपया उसने दिया है अदानी समूह ने, तो 2,500 करोड़ तो सरकार भी दे सकती थी, गवर्नमेंट। तो ये अदानी समूह को बीच में कोई, जो मिस्टर श्रीमान अदानी जी हैं, वो तो कोई सब, वो तो कोई इंजीनियर है नहीं। काम तो इंजीनियरों ने करना है, काम तो वर्कर्स ने करना है। तो ये पूरा ही पैसा, जैसे अभी यस बैंक डूबा, तो यस बैंक डूबा तो फटाफट एसबीआई आ गया, सरकारी बैंक आ गया उसको पैसा देने के लिए, उसको खरीदने के लिए। तो इतना पैसा तो एलआईसी या सरकारी एजेंसी को ना घुसाकर अदानी को जो घुसाया गया, ये सही है आपके हिसाब से? भैया जी, मैं प्राइवेट पार्टीज को दूर ही रखा जाना चाहिए, क्योंकि अब जैसे यस बैंक की आपने बात की, तो यस बैंक में हमारे यहाँ भी कई बिल्डिंगें ऐसी हैं जो यस बैंक के पास गिरवी पड़ी हुई थी, और अब उन्होंने वो बेच दी है। यस बैंक का नोटिस लगा हुआ था। तो मतलब मैंने ये खरीदने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कोई रिस्पॉन्स दिया नहीं। तो इसलिए जो है ना, भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है हर जगह। बात सारी ये है। हाँ, प्राइवेट सेक्टर के अंदर आपको कुछ नहीं पता प्राइवेट सेक्टर में बहुत। क्या हो रहा है। अगर पोर्ट पे जो नियंत्रण अगर प्राइवेट सेक्टर का चला जाएगा, रेलवे, पोर्ट और ट्रांसपोर्टेशन, तो सर इससे जो है ना ड्रग्स की और इलीगल सामान की आवाजाही गवर्नमेंट के सेक्टर से बाहर चली जाएगी। गवर्नमेंट एम्प्लॉय करप्शन हाँ करेगा, उसको पकड़ सकते हैं, क्योंकि हर कोई उससे मिला नहीं होगा। लेकिन अगर प्राइवेट सेक्टर होगा तो जब नीचे से ऊपर तक सब मिले होंगे, तब तो पकड़ ही नहीं सकते। अच्छा, इसमें हाँ, फिर नौकरियां भी कितनी पक्की मिलेंगी? इसमें तो नौकरियां मिलेंगी कोई नहीं पक्की तो। पक्के नहीं होगी। कोई पक्की नहीं होगी। प्राइवेट सेक्टर में तो नौकरी पक्की होगी नहीं ना, होती नहीं। अब इसलिए जो है ना, इसको जो रेलवे है उसको पूरी तरह से पब्लिक सेक्टर में ही रहना चाहिए। और एलआईसी को भी मुझे पता लगा है कि जो एलआईसी है उसको भी प्राइवेटाइज कर दिया है। और एलआईसी का तो शेयर ये भी निकाला नहीं उन्होंने। होना चाहिए। शेयर निकाला। अच्छा, एलआईसी में हाँ भी ये जी। हुआ कि एलआईसी जो है, आपने शेयर जब निकाल दिया, तो जो भागीदारी थी एलआईसी होल्डर की, वो तो आपने दे दी, वो तो स्टेक पे चली गई ना। अगर वो डूबा तो एलआईसी होल्डर की भागीदारी भी डूबेगी। हाँ बिल्कुल। जी जी। मेरी 11 एलआईसी की पॉलिसीज थी, और हर महीने में 60,000 रुपया देता था। लेकिन जब मैंने ये फ्लैट लेना था, तो उस समय सारी मैच्योर हो गई, और मैंने पैसा मुझे मिल गया, और मैं मतलब मुझे बहुत मदद मिल गई उससे। तो लेकिन ये जो प्राइवेटाइजेशन है, इनका कोई भरोसा नहीं है। कोई भरोसा नहीं है। अब मैं काफी पहले मैं शेयर्स भी खरीदता था, और वो शेयर्स जो है वो फिर उनको वो बना देते थे पहले। होते थे बॉन्ड्स होते थे। बॉन्ड्स को वो शेयर में कन्वर्ट करते थे, और फिर वो कंपनी डूब जाती थी, बंद हो जाती। तो ये प्राइवेटाइजेशन कोई ठीक नहीं है, मैं ये विश्वास करता हूँ, चाहे किसी भी फील्ड का हो। जी। अच्छा सर, एक बार वो किस्सा बता दीजिए जो आपने पहले इंटरव्यू में बताया कि जब आपको मंडल कमीशन की बुक कूड़ेदान में मिली, तब कौन सी सरकार चल रही थी सेंटर में? कौन से सन की बात है, वो थोड़ा संक्षिप्त उस में बताइएगा, समय थोड़ा सा जी। हाँ, उस समय जो आर संगीता राव जी जो थे, स्वर्गीय आर संगीता राव जी, वो SC ST OBC माइनॉरिटीज एम्प्लॉइज फेडरेशन के अध्यक्ष थे। वो प्लानिंग कमीशन में काम करते थे, ऑफिसर थे वहाँ। तो वो उठा के लाए किताब, वो मतलब एक कॉपी थी उसकी, मंडल कमीशन की। और उन्होंने मुझे बताया कि ये मैंने मंडल कमीशन की जो कॉपी है, ये वहां से मैंने कूड़ेदान से उठाई है, तो इसको आप पढ़िए। तो मैंने उसको पढ़ा, सारी सारी किताब को मैंने पढ़ा। काफी मोटी वो रिपोर्ट है। तो पढ़ के मैं तो बहुत ज्यादा हिल गया उसको देख के कि ये क्या हो रहा है। उसके बाद हमने उसको छापा भी हिंदी में, हिंदी में ट्रांसलेट करके संक्षिप्त रूप में छापा भी। तो छापने के दौरान भी मैंने प्रूफ रीडिंग की, और मतलब आदमी को जो है ना, हिला देती है वो रिपोर्ट। अगर ओरिजिनल रिपोर्ट अगर आदमी कोई पढ़े, तो हिला देने वाली रिपोर्ट है, और उसको जरूर पढ़ना चाहिए। सर वो
अब आपने सेंटर उनको सेंटर में कहा। किसकी गवर्नमेंट थी तब? कौन सी जी, साल की बात हो गई है? क्या चीज? सेंटर में किसकी गवर्नमेंट क्या थी? कह रहे हैं? केंद्र में सरकार किसकी थी तब? उस समय केंद्र में तो कांग्रेस की, इंदिरा गांधी की सरकार थी जब उन्होंने फेंका था, अच्छा, क्योंकि इंदिरा गांधी की सरकार ने ही। 70 के दशक की बात हाँ है। जी। 70 के दशक की बात है। हाँ हाँ, 70 के दशक में इंदिरा गांधी ही थी ज्यादातर। 75, उसके बाद फिर 79 में फिर आ गई इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी ने ही उनका, उन्होंने नाम लिया था कि इंदिरा गांधी ने इसको रिजेक्ट कर दिया और कूड़ेदान में फेंक दिया। तो कांग्रेस ने उस समय तो फेंक दिया कूड़ेदान में, तो अब वही कास्ट सिस्टम को अच्छा, दोबारा से क्यों खड़ा करना इसको चाहते इसी के ऊपर, इसी को लागू करने हैं? पे, मंडल कमीशन लागू करने पे अटल बिहारी वाजपेयी और जो थे लाल कृष्ण आडवाणी, उन्होंने इस्तीफा देके सरकार भी गिराई थी। मन, मंडल कमीशन को लागू नहीं करने दिया था उन्होंने, ये भी कहा जाता है। हाँ अब ये लागू कर रहे हैं, हाँ, खैर। कहा जाता है। हाँ जी। खैर, ये हाँ, उम्मीद कहा है कि, जाता है। जी जी, सर की बात आपको समझ में आ गई। मेरा भी अपना मत यही है कि इस जनगणना की जरूरत नहीं है। बहुत से SC ST OBC समुदाय के लोग चाह रहे जनगणना, लेकिन आप ये सोचिए, अभी ये सिर्फ बीजेपी का जीत का रथ खींचने के लिए एक धक्का ही जरूरत है। जैसे EWS का इन्होंने धक्का लगाया है, या प्रमोशन में आरक्षण का धक्का लगाया है। नौकरियां खत्म हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है, निजीकरण आ रहा है, और ऐसे में प्राइवेट हो रही है शिक्षा। देश का युवा विदेश की तरफ पलायन कर रहा है, यहाँ नौकरियां है नहीं, ये पता नहीं क्या कर लेंगे। खैर, उम्मीद है दर्शकों को पसंद आया होगा ये कार्यक्रम। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ प्रोफेसर धन्यवाद। अमृतलाल रावल जी। मैं निखिल सबलानिया, नई दिल्ली से ये कार्यक्रम पेश कर रहा था। OBC वर्ग के ऊपर बहुत सारी किताबों का सेट है हमारे पास, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। सर के द्वारा लिखित और प्रकाशित बहुत सारी पुस्तकें हैं, वो भी आप मुझसे ले सकते हैं। वो इंग्लिश में है, ये हिंदी में है। नंबर नोट करें: 8527533051, 8527533051। एक और नंबर है 8851188170। और एक व्हाट्सएप नंबर है 8447913116। तो जरूर संपर्क करिएगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।